हेलो, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टाफ के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम अपनी प्रतिबद्ध सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, जहां अब तक हम आर्किटेक्चर विषय पढ़ चुके हैं, स्कल्पचर पढ़ चुके हैं, पेंटिंग्स पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा विषय है वो है लिटरेचर। लिटरेचर यानी साहित्य। साहित्य, अब देखिए, हमने इस सीरीज में, अपनी प्रतिबद्ध सीरीज में, जहां हम GS 1, 2, 3, 4 सभी के लिए आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, हम यहाँ पहले टॉपिक जो है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, साथ ही में हम आगे बढ़ते हैं और फिर उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराते हैं। आज के लेक्चर में हम लिटरेचर यानी साहित्य का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या है ये टॉपिक और इसमें हमें क्या क्या विषय कवर करने हैं। ठीक है, चले तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से बिना समय गवाए। चलिए, ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अभी के लिए मैं आपको लिटरेचर में ये बता देता हूं कि हम एंशिएंट लिटरेचर सबसे पहले कवर करेंगे। और एंशिएंट लिटरेचर में हम क्या कवर करेंगे, एक चीज मैं आपको बता देता हूं। देखो, हम यहां पर कवर करेंगे वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर और संगम लिटरेचर। ये सब एंशिएंट पीरियड का लिटरेचर है जो हम डिस्कस करेंगे आपसे। उसके बाद हम मेडिवल लिटरेचर पे भी जाएंगे, जिसमें हम पर्शियन, उर्दू, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, सिंधी और राजस्थानी सभी जो लैंग्वेजेस का जो लिटरेचर है वो डिस्कस करेंगे। और फिर हम आगे चल के मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न जो पीरियड का जो लिटरेचर है, साहित्य है, वो भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ना समझा देना चाहता हूं। आप यहां पर जरा एक बार देख लीजिए, नजर मार लीजिए इस टेबल पर। इसके जरिए आप काफी चीजें जो है वो क्लियर कर पाएंगे। देखिए, पहली बात तो जो हमारा लिटरेचर है, साहित्य, इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है कहां से? इसकी शुरुआत हमें वैदिक पीरियड से देखने को मिलती है। वैदिक पीरियड की जो लैंग्वेज थी, जो लैंग्वेज हमने यूज की है, वो लैंग्वेज है संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत भाषा हमें देखने को मिलती है। वन ऑफ द अर्लीस्ट लैंग्वेज विच वाज यूज्ड इन इंडिया, तो वो संस्कृत थी। ऑल्दो इससे पहले शायद भाषा का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते होंगे, लेकिन वो जिस तरीके की स्क्रिप्ट उन्होंने यूज की वो हम आज तक डेसिफर नहीं कर पाए हैं, और इसी वजह से उनके लिटरेचर या उनकी किसी भी और जो लेखनी के बारे में हम समझ नहीं सके। लेकिन हम आ जाते हैं अब यहाँ एंशिएंट पीरियड में। तो यहाँ पर एंशिएंट पीरियड में संस्कृत है, वो जो संस्कृत जो सबसे पहले लिखी गई, रिकॉर्ड की गई भाषा है। और उसमें किस तरीके का साहित्य लिखा गया, एक बार देख लो। थीम्स क्या क्या थी, देखो, एंशिएंट पीरियड में थीम्स जो थी, खासतौर पर रिलीजन वाज अ डोमिनेटिंग थीम। ठीक है, रिलीजन हमेशा से डोमिनेटिंग थीम रहा है भारत के पूरे कल्चरल हिस्ट्री में। आप देखेंगे तो रिलीजन पर जो है वो साहित्य बार बार लिखा जाता रहा है। रिलीजियस लिटरेचर इज अ डोमिनेटिंग थीम इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, साथ ही में फिलॉसफी, षड दर्शन भी हम देखेंगे। 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है, वो यहां पर जो है विकसित हुआ था। किस पीरियड में? एंशिएंट पीरियड में। साथ ही कॉस्मोलॉजी और रिचुअल्स पर भी जो है वो किताबें लिखी गई। ये सब थीम्स थे उस दौर के शुरुआती एंशिएंट पीरियड के। अब जैसे हमें पता है कि इसमें क्या क्या रचा गया। नोटेबल वर्क्स में आप वेद देख सकते हो, वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो दीज आर नोटेबल वर्क्स ऑफ अर्ली एंशिएंट पीरियड। और उसके अलावा और भी जो वैदिक लिटरेचर है उसमें आ जाते हैं आपके उपनिषद, आ जाते हैं ब्राह्मण, आ जाते हैं अरण्यक, आ जाते हैं वेदांग, आ जाते हैं। 6 वेदांग हैं जो वो आ जाएंगे। उसके बाद फिर पुराण आ जाएंगे। 2 हमारे एपिक है, रामायण, महाभारत, वो भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमारा संस्कृत भाषा का लिटरेचर। और इसमें अलग अलग जॉनर्स है। जैसे अगर आप वेदों पे जाएंगे प्राइमरली, तो वेदों में भजन है, हिम्स हैं, रचनाएं हैं। एपिक्स, महाभारत, रामायण हमारे एपिक्स हैं। पोएट्री भी जो है वो एक डोमिनेटिंग थीम रहा है जो हमारे संस्कृत लिटरेचर में। ठीक है, और फिलॉसफी, षड दर्शन तो है ही, वो तो है ही हमारे, जो सारे इसके अंदर आपको मिलते हैं। इनका एक अच्छा खासा महत्व है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है हमारे इतिहास में, और इन्फ्लुएंस रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं, संस्कृत is known as the mother of all languages and it has a significant influence on all the languages, वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये आप देख ले यहाँ पे, तो सभी भाषाओं पे, भाषाओं के साहित्य पर भी इस भाषा का जो है वो अपना प्रभाव रहा है। इसको हम एक टॉपिक की तरह पढ़ेंगे भी शुरू में कि इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत जो है उसको हम पूरा एनालाइज करेंगे, क्या था बाकी भाषाओं पे और कैसे उनके अपने साहित्य बनाने में संस्कृत का योगदान था। ठीक है, उसके अलावा
एंशियंट पीरियड में जब हम देखते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज हुआ, जो वैदिक पीरियड के बाद जो नेक्स्ट पीरियड था वो था महाजनपद एज, और इस एज में दो बड़े धर्म बन के उभरे, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है। और इस समय पर विकसित हुआ लिटरेचर दो और भाषाओं में, वो थी पाली और थी प्राकृत। तो बुद्धिस्ट टीचिंग्स पाली भाषा में थी, एथिक्स और मेटाफिजिक्स थीम्स रही पाली भाषा के लिटरेचर में। साथ ही बुद्धिस्ट अगर हम देखें टेक्स्ट में त्रिपिटका है, जातक कथाएं हैं और स्टोरीज हैं, ठीक है। और इनका ना सिर्फ भारत में प्रभाव रहा है, एक बात बता दूं आपको, बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने दुनिया भर में बुद्धिज्म को प्रमोट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, बुद्धिज्म की टीचिंग्स को दुनिया भर में फैलाने में बहुत बड़ा रोल रहा है इन पाली टेक्स्ट का, पाली में जो लिखी गई किताबें थी उनका। अब उसके बाद फिर जैन टेक्स्ट प्राकृत में लिखे गए प्राइमरली, और जैन फिलॉसफी में एक आइडिया है मोरालिटी, मॉरल वैल्यूज को बहुत ऊपर रखते हैं वो, ठीक है, मॉरल वैल्यूज, और खास तौर पे उसके अंदर जो पर्सनल कंडक्ट है उसको लेके बहुत सारी चीजें, एथिक्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जैन फिलॉसफी से जुड़ी हुई हैं, और इसमें अंग और उपंग आ जाते हैं जैन लिटरेचर के जॉनर। साथ ही अब इनका भी अपना इन्फ्लुएंस रहा है, जैन धर्म के प्रचार प्रसार में प्राकृत भाषा के इन किताबों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये इनका इन्फ्लुएंस है रिलीजन पर, उसके अलावा सोशो कल्चरल एस्पेक्ट में भी इनका एक अच्छा खासा योगदान है। अब संस्कृत, जैसे मैंने बात की रिलीजियस एंगल, बट संस्कृत हैड अ नॉन रिलीजियस एंगल टू। तो संस्कृत में सेकुलर थीम्स पर भी जो है इस थीम्स पर भी जो है वो रचनाएं रची गई हैं या किताबें लिखी गई हैं, जैसे पोएट्री हो गया, ड्रामा हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ये सब जो है वो थीम्स जो है वो संस्कृत में रची गई हैं, ठीक है। और उसके अलावा अब एग्जाम्पल देखिए तो हम कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, भाष्य के द्वारा लिखा गया स्वप्न वासवदत्ता, ये सब क्या है, दीज आर नॉन रिलीजियस लिटरेचर एंड दीज आर विद सेकुलर थीम्स, ठीक है। तो ये हम यहां पर देखते हैं। इसने क्या किया, इंडियन क्लासिकल ड्रामा, पॉलिटिकल थॉट को आगे अगली जनरेशंस तक जो है वो ट्रांसफर किया। तो ये सब जो है ये संस्कृत लिटरेचर का योगदान है। अब इसके बाद आ जाते हैं मेडिवल लिटरेचर पे। मेडिवल पीरियड में भी संस्कृत जो है वो यूज की गई, खास तौर पे डायनेस्टीज के द्वारा, ठीक है। और इस समय पर संस्कृत ने अब डिवोशन के लिए भी यूज किया गया संस्कृत को, माइथोलॉजी को जो प्रमोट करने के लिए, माइथोलॉजी को प्रसार करने के लिए, हिस्ट्री रचने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया गया। तो पुराण जो है वो आप देखोगे गुप्ता पीरियड से ही पुराणों की रचना शुरू हो गई थी और उसके अंदर लगातार एवोल्यूशन आता गया। साथ ही एपिक्स भी लिखे गए और पोएट्री तो एक डोमिनेटिंग जो है वो जॉनर रहा ही। साथ ही अब एग्जाम्पल पुराण हो गए, भगवत गीता के मॉडर्न वर्जन्स, साथ ही हिस्ट्री के एस्पेक्ट में अगर आप देखें तो कश्मीर में रची गई राजतरंगिनी, कल्हान के द्वारा रची गई बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो हिस्ट्री के एस्पेक्ट में हमें बहुत नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन देती है। और एक आप ये कह लो कि बहुत सारी जो डायनेस्टीज हैं जो पुरानी, उनके बारे में हमें सही और सटीक जानकारी देती है, उनका स्ट्रेच क्या था। ये कह सकते हैं आप कि शायद भारत में कोई भी किताब जो इतिहास का बड़ा सटीक वर्णन करती है वो सबसे बेहतर किताब कल्हान की राजतरंगिनी ही है, ठीक है। चलो आगे चलें, आगे मेडिवल पीरियड पे आते हैं, सूफी और भक्ति ट्रेडिशन, ठीक है। अब मेडिवल पीरियड में सूफी और भक्ति ट्रेडिशन का बड़ा जो है वो योगदान रहा। अब हिंदी, मराठी ये भाषाएं जो है वो डोमिनेट करने लगी। भक्ति मूवमेंट के दौरान हिंदी, मराठी और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस ये सभी जो है वो डोमिनेट करने लगी। बेसिकली भक्ति मूवमेंट जो है इसमें थीम्स थी डिवोशन टू गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। डिवोशन टू गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी इसमें थीम्स थी। भक्ति, पोएट्री, डिवोशनल सॉन्ग्स इसमें जॉनर थे। तो ये सब चीजें जो है वो इसमें अलग अलग जो है इन पर किताबें बनी। एग्जाम्पल में देख लो, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, नयनार, अलवर, सेंट्स, वो सब जो हैं ये सब क्या थे, ये इनके द्वारा रची गई किताबें, इनकी रचनाएं, ये सब जो हैं हमारे भक्ति मूवमेंट के जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। उनके जो लिटरेरी वर्क्स थे उनकी वजह से ये भक्ति कल्ट पॉपुलर हुआ और एक पूरा मूवमेंट बन के जो है वो उभर के सामने आया, ठीक है। और इसने क्या किया कि लैंग्वेज के गैप्स को जो है वो खत्म कर दिया, क्योंकि ये
जो है एक कॉमन चीज देती थी, एक कॉमन प्लेटफॉर्म देती थी। भक्ति वॉज अ कॉमन आइडिया अमंग डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल, तो इसीलिए वो उसने किया। और रिलीजन को भी एकजुट करने का काम भक्ति मूवमेंट ने किया। भक्ति का एक और एस्पेक्ट है कि भक्ति मूवमेंट में आप ये चीज देखेंगे कि भक्ति ने अलग अलग जो है वो क्लासेस को एक साथ जोड़ दिया। टॉलरेंस का भाव जो है वो धर्म के अंदर लेके आया भक्ति मूवमेंट, ठीक है। और उसके लिए लिटरेचर इज वाइडली रिस्पॉन्सिबल, जो उनकी उस समय की लेखनियां थी और उसमें जो टीचिंग्स थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सूफी मूवमेंट, खास तौर पे इससे जुड़ी हुई भाषाएं हैं उर्दू और पर्शियन। इसके अंदर जो थीम्स थी वो आध्यात्म, डिवाइन लव, मिस्टिज्म, डिवाइन लव एंड यूनियन विद गॉड, दीज वर द थीम्स। और उसके अलावा जो जॉनर थे वो सूफी पोएट्री, नज्म और गजल जो है वो लिखी गई इस समय पे। और जो इन्फ्लुएंशियल राइटर्स थे, बुल्ले शाह, शेख इब्राहिम ज़ौक, हफीज शिराजी, ये सब इन्फ्लुएंशियल राइटर्स थे। सूफी पोएट्री ने भी क्या किया, आध्यात्म को धर्म के साथ जोड़ा। और उसके अलावा दे ऑल्सो केम अप विद सेकुलर थीम्स एंड आइडियाज, जिसने सभी के लिए जो है जो एक्सेसिबल बनाया। इस्लाम के साथ जो है वो कोहेरेंस एस्टैब्लिश करने में दूसरे धर्मों की सूफी मूवमेंट का बहुत बड़ा जो है वो योगदान था, ठीक है। तो वो डांस, म्यूजिक और पोएटिक ब्लेंड सब मिक्स है इसके अंदर, सूफी ट्रेडिशन के अंदर। और इस सब का प्रमोशन हुआ सूफी राइटिंग्स की वजह से या सूफी जो है वो रचनाओं की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज साउथ इंडियन लिटरेचर। दक्षिण भारत हमेशा वहां पर भी साहित्य रचा गया बहुत पहले से, और जो हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है साहित्य का तो वो मिलता है संगम काल से। संगम काल यानी 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी के बीच का फेज। इसमें हमें अब आप देखेंगे तो तमिल भाषा का प्रयोग देखने को मिला है। तमिल टेक्स्ट हैं जो हमें देखने को मिले संगम काल में। हम जानते हैं कि 3 प्रमुख संगम हुए। पहला संगम मदुरई में, दूसरा कपाड़पुरम में और तीसरा भी मदुरई में। तो ये 3 जो संगम थे, इनसे जो किताबें निकल के आई वही आज हमें संगम पीरियड के बारे में नॉलेज देते हैं, उस समय का इतिहास बताती हैं, उस समय का जो है वो कल्चर, उनकी जो है सोशल आइडियाज, उस समय की इकोनॉमी, सबकी जानकारी देता है ये संगम टेक्स्ट जो तमिल भाषा में लिखे गए। तो इसमें तो बहुत सारे जॉनर है। हीरोइज्म है, मतलब राजाओं की कहानियां, उनकी बहादुरी की, लव, डिवोशन, ये सब भक्ति मूवमेंट में जो आगे निकल के आया तो वो सब इसमें था आगे। यानी आप ये कह सकते हो तमिल भाषा तो शुरू तो संगम काल से हुई थी, आगे भक्ति काल में भी तमिल भाषा का लिटरेचर और डेवलप होता गया और बहुत बेहतर लिटरेचर जो है वो रचा गया। संगम पोएट्री जो है वो एक जॉनर है, डिवोशनल हिम्स जो है वो एक जॉनर है। एग्जाम्पल बताऊं, एग्जाम्पल में आप देख लो संगम काल की जो किताबें हैं, शिल्पाधिगरम, मणिमेगलई, 2 बड़े एपिक्स हो गए। उसके अलावा पट्टू पट्टू, पथीन कील कनक्कू, ये सब जो हैं जो संगम पीरियड के जो किताबें हैं वो एग्जाम्पल हैं साउथ इंडियन लिटरेचर की, खास तौर पे संगम पीरियड के लिटरेचर की। और इसने क्या किया, उस समय के फिलोसफिकल, एथिकल और मॉरल कंडक्ट सब उसको आगे की जनरेशन को ट्रांसफर करने में मदद दी, ठीक है। कन्नड़ भाषा का विकास हमने देखा अलग। अब देखो, अब इसमें कई डायनेस्टीज हैं जिन्होंने कन्नड़ भाषा को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया। राष्ट्रकूटा जिसमें से एक है। राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने कन्नड़ भाषा के विकास में बड़ा योगदान दिया। राष्ट्रकूटों के बाद होयसाला, ये सब वो डायनेस्टीज थी जिन्होंने कन्नड़ भाषा के लिटरेचर को डेवलप करने में मदद की। खास तौर पे कन्नड़ भाषा से जुड़ा है भक्ति कल्ट ट्रेडिशन भी, और जिसमें शैविज्म और वैष्णविज्म जो है वो डोमिनेटिंग थीम है। पोएट्री और एपिक्स कन्नड़ भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। जैसे राष्ट्रकूटा पीरियड में पाम्पा जैसे राइटर्स हो गए और पुन्ना जैसे राइटर्स हो गए, उनकी कन्नड़ की रचनाएं प्रभावशाली रही आगे की जनरेशन तक। कन्नड़ पीरियड जो जिस समय पे राष्ट्रकूटा पीरियड और होयसाला ट्रेडिशंस को आगे की जनरेशन तक पास ऑन करने के लिए। आगे फिर तेलुगु भाषा ये लेटर डेवलपमेंट है। ये मेनली तेलुगु भाषा का विकास हुआ विजयनगर के समय पे। विजयनगर ऑल्दो 14th सेंचुरी में जो है ये राज्य दक्षिण भारत में प्रोमिनेंस हासिल करता है। और इसमें जब राजा बने कृष्णदेवराया तो उस समय पर बहुत सारा लिटरेरी डेवलपमेंट देखने को मिला। कृष्णदेवराया खुद उन्होंने लिखा मुक्तमलयडा,
उनके अंडर काम करने वाले अष्ट दिग्गजों में से एक अलसानी पेदाना ने मनुचरितरामू लिखा। पोएट्री और प्रबंध ये मेन जॉनर्स रहे उस समय पे, ठीक है। और साथ ही में डिवोशन, हीरोइज्म और कंट्री लव ये थीम्स थे उस समय के डोमिनेटिंग, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि विजयनगर पीरियड वाज द गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। कृष्णदेवराया के समय पर वो बहुत अच्छे से विकसित हुआ, ठीक है। आगे लेट मेडिवल पीरियड की बात कर लें तो इसमें खास तौर पे हमने जो भक्ति कल्ट जो मैंने बताया आपको, इसमें तो हिंदी, तमिल, कन्नड़, मराठी और बंगाली सभी भाषाओं में जो है ये लिटरेचर पब्लिश हुआ। भक्ति पोएट्री, डिवोशनल सॉन्ग्स जैसा ये सब जो है वो लेट मेडिवल पीरियड का है। लेकिन लेट मेडिवल पीरियड में अगर हम 15th और 16th सेंचुरी की बात करते हैं और दिल्ली सल्तनत पीरियड जो 12th से लेके 15th 16th सेंचुरी तक है और उसके बाद फिर मुगल पीरियड, तो इस समय पर जो भाषाएं डोमिनेट करने लगी ड्यू टू एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया, तो वो थी उर्दू और पर्शियन, ठीक है। तो उर्दू और पर्शियन भाषा बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लगी। अब जो थीम दिखने लगी जो आपको, तो वो मिस्टिसिज्म, अध्यात्म, वो भी सूफी मूवमेंट की वजह से, डिवाइन लव और यूनियन विद गॉड ये सूफी की वजह से, और उसके अलावा अब सूफी कल्ट से निकले कई पोएट्स बड़े जो जिनका इन्फ्लुएंस जो है वो रहा है हमारे कल्चरल हिस्ट्री पे, जैसे अमीर खुसरो, बुल्ले शाह, ये सब आप देखेंगे कि ये सूफी पोएट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑल्दो हम सूफी कल्ट से देखते हैं, लेकिन ये दिल्ली सल्तनत पीरियड में बहुत ज्यादा तो डोमिनेटिंग था। इसके बाद आप देखेंगे कि आगे पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री ये थीम्स पर भी जो है वो किताबें लिखी गई। अब इसमें आप देखोगे तो प्रोज की फॉर्म में लिखा गया, हिस्टोरिकल टेक्स्ट लिखे गए। हिस्टोरिकल टेक्स्ट में जैसे आप देखो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है जो लेट मेडिवल पीरियड की, तो वो मुगल दौर की है, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई अकबरनामा। उसके अलावा बदायूनी के द्वारा लिखी गई किताबें, उसके अलावा ऑटोबायोग्राफीज अलग अलग मुगल बादशाहों की, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफीज जो भी हो गई, वो सब जो है ना वो हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है उस पीरियड के बारे में, ठीक है। और मुगल किस तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, क्या उनका कल्चरल इंपैक्ट था, वो सारी जानकारी हमें इस पीरियड के लिटरेचर से मिल जाती है। देन वी कम टू मॉडर्न पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री, और उस समय पे लिखी जाने वाली किताबें अगर हम देखें तो बंगाली, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, कन्नड़ ये सभी भाषाएं जो हैं वो मॉडर्न पीरियड में उभरती हुई हमें दिखाई दी, ठीक है। ऑल्दो नेशनलिज्म वाज अ मेन थीम, बिकॉज क्योंकि ये लिटरेचर उभरा है, इसी लिटरेचर ने शायद इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को जो है वो इंस्पायर किया। नेशनलिज्म वाज अ थीम, सोशल रिफॉर्म वाज अ थीम, आइडेंटिटी क्राइसिस वाज अ थीम, ठीक है। तो ये सारी थीम्स, मतलब जैसे जब हम देखते हैं दादा भाई नारोजी ने जब अपनी किताब लिखी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो वो बता रहे थे कि कैसे हमारे साथ चोरी हो रही है, कैसे हमारी जो इतिहास में जो हमारी जो स्ट्रेंथ्स थी वो आज हमारी वीकनेसेस में बदल गई हैं, ठीक है। और उसके अलावा और किताबें जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की किताब गीतांजलि, उसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ, ये उस समय के सोशल इश्यूज को, प्रेमचंद की किताब गोदान, ये उस समय के सोशल इश्यूज को, इकोनॉमिक इश्यूज को हाईलाइट करती थी, ठीक है। और नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी और एसेज, दीज वर द जॉनर्स इन विच द राइटिंग्स वाज डन। तो ये नए आयाम थे जो खुल रहे थे लिटरेचर में मॉडर्न एरा पे, ठीक है। मलयालम, तमिल, कन्नड़, यहां पर भी सोशल इश्यूज, नेशनलिज्म और रिफॉर्मिस्ट थॉट, इन सभी भाषाओं में भी किताबें लिखी गई। नॉवल और एसेज जो है वो जॉनर उभर के आने लगे, और इसमें वायकॉम मोहम्मद बशीर, उसके अलावा सुब्रमण्यम भारती, इनकी किताबें जो है वो प्रोमिनेंट है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करते हैं, आजादी के बाद और ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला, क्योंकि अब कोई भी कॉलोनियल रिप्रेशन नहीं था इस पीरियड में। ब्रिटिश एरा का जो लिटरेचर पे क्रैकडाउन था वो खत्म हुआ, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में ज्यादातर जो लिटरेचर था उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था अगर वो राष्ट्रवादी, नेशनल कॉन्शियसनेस अगर क्रिएट करता था तो। लेकिन इसके बाद ओपन जो है वो होने लगा ज्यादा, और इसमें क्या हुआ कि अब अलग अलग जॉनर्स उभर के आने लगे, ठीक है। तो रीजनल लैंग्वेजेस जो है इंग्लिश के साथ साथ उभरने लगी। आप देख लो हिंदी, बंगाली, मराठी, उर्दू, गुजराती,
कश्मीरी, ये सभी जो है वो उभरी। उसके अलावा यहाँ पे जॉनर्स क्या उभरने लगे, ग्लोबलाइजेशन, आइडेंटिटी, इंडिया एज आइडेंटिटी यहां दिखने लगा, पार्टीशन वो जो हुआ, जो एक बहुत हॉरर इंसिडेंट था हमारे लिए, वो दिखा, कास्ट बेस्ड जो है वो बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया जिसपे कास्ट सिस्टम को जो है वो क्रिटिसाइज किया गया, नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज और ड्रामाज, ये सब जो है वो जॉनर्स बन के उभरे। ठीक है, एग्जाम्पल है सलमान रुश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन, अरुंधति रॉय का गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और उसके अलावा मुल्क राज आनंद का, ये सब जो है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस लिटरेचर के एग्जाम्पल है। आगे हिंदी, बंगाली, मराठी और उर्दू, ये सब लैंग्वेजेस में लिटरेचर डेवलप हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में। और इस समय पर और कुछ और राइटर्स जैसे महाश्वेता देवी, विजय तेंदुलकर, उसके अलावा स्मार्ट चुगताई, ये सब जो है इनकी किताबें जो हैं वो पॉपुलर होने लगी। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में संस्कृत पर बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि संस्कृत वॉज द अर्लीस्ट लैंग्वेज यूज्ड इन आवर लिटरेचर। खास तौर पे भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं तो संस्कृत का बहुत बड़ा योगदान है। संस्कृत ने साइंटिफिक और लिंग्विस्टिक कॉन्ट्रीब्यूशंस भी दिए हैं। कैसे? देखिए, बहुत सारी भाषाओं के विकास में इसने योगदान दिया। आप यही देखें कि जो बहुत सारे वर्क्स हैं, एस्ट्रोनॉमी पे हैं, अलग अलग चीजों पर हैं, वो संस्कृत भाषा में रचे गए। संस्कृत की कल्चरल रीच इस तरीके की रही, आप ये समझे कि संस्कृत ने अलग अलग भाषाओं के लिटरेचर को भी प्रभावित किया। उसमें जो है जो बहुत सारे शब्द और बेस उसका जो है वो संस्कृत ट्रेडिशन से आए। और संस्कृत ने मेडिवल पीरियड में तो रॉयल पेट्रनेज भी हासिल किया। बुद्धिस्ट और जैन इन्फ्लुएंस भी जो है वो हमें देखने को मिलता है संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा मॉडर्न पीरियड में उसने एक डिक्लाइन देखा। ऑल्दो सम लिटरेरी एक्सपर्ट्स हैव स्टार्टेड टू रिवाइव संस्कृत, बट स्टिल जो है वो संस्कृत जो है वो अभी भी उस तरीके से उस लेवल पे नहीं पहुंची है जैसा उसको पहुंचना चाहिए था। तो संस्कृत, अगर हम एंशिएंट पीरियड से देखें तो संस्कृत में बहुत सारे इंपॉर्टेंट किताबें रची गई, जैसे वेद, उपनिषद, पुराण, साथ ही उसके अलावा ब्राह्मणा, अरण्यक हो गए हमारे, उसके अलावा वेदांग, ये सब संस्कृत टेक्स्ट थे। तो उसके अलावा हम जैसे मैंने आपको बताया था, नॉन रिलीजियस आइडियाज पे भी बहुत सारी किताबें संस्कृत में लिखी गई, जैसे कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई। उसके अलावा भी जो है ड्रामाज लिखे गए जो बहुत सारे, तो वो सब जो है वो नॉन जो है रिलीजियस थीम पर लिखे गए थे। उसके अलावा साइंटिफिक और लिंग्विस्टिक कंट्रीब्यूशन में जैसे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, पाणिनि ने जब अष्टाध्यायी लिखी तो उसने संस्कृत के ग्रामेटिकल रूल्स लिखे। ठीक है, उसके अलावा बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर में अगर हम देखें तो महावस्तु और ललित विस्तार जैसी किताबें वो संस्कृत भाषा में लिखी गई। और फिर हिस्ट्री तो डिपिक्ट की ही संस्कृत भाषा ने। 11वीं शताब्दी में जब कश्मीर के हिस्टोरियन कलहान ने राज तरंगिनी लिखी तो उसमें भी भाषा संस्कृत ही इस्तेमाल की गई थी। तो संस्कृत का एक बहुत लंबा इतिहास है। संस्कृत जहां वैदिक पीरियड से शुरू होती है तो मॉडर्न एरा तक संस्कृत में बहुत सारे काव्य लिखे गए, बहुत सारा इतिहास लिखा गया, बहुत सारे साइंटिफिक एंडेवर्स हुए, मल्टीपल चीजें हमने उसमें देखी। ठीक है, तो आगे हम संस्कृत भाषा पे बात करेंगे। संस्कृत में वैदिक पीरियड में जो भी टेक्स्ट लिखे गए, कुषाण पीरियड में भी जो किताबें लिखी गई, कुषाण पीरियड में आगे आपको बताऊंगा, और गुप्ता पीरियड में तो संस्कृत ने एक और रिवाइवल फेज देखा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर। बट नेक्स्ट क्लास में हम इस लिटरेचर विषय को आगे बढ़ाएंगे और जो भी टॉपिक्स हमने देखे हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।